जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा जो लाइव आने का समय है वो कितना है? शाम 7 बजे से 8 बजे। हाई स्कूल 9th वालों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो या तो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या बोर्ड की परीक्षाओं में उनके आने की संभावना अधिक से अधिक है, ऐसे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो आप इसे देखना ना भूलें। शाम 7 बजे लाइव आना है और उस लाइव के अंतर्गत आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें भी सॉर्ट आउट किया जाता है और खुद ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से रेखा गणित का वो भाग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या है? त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 अंतःकोण होते हैं। अब यहां पर हम आपको एक जानकारी और दे दें कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, भुजाएं दे दी जाती हैं कि 3 भुजाएं दी गई हैं, क्या इनसे त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है। तो इस प्रकार की कैटेगरी को और आप सीखेंगे कि क्या त्रिभुज बन सकता है, किन किन कंडीशनों में त्रिभुज बन सकता है, कब त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इन चीजों को भी जानना काफी आवश्यक है, क्योंकि पिछले जो 2016 टीजीटी की परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न ऐसा ही आया था। त्रिभुज भुजाएं दी गई थी और भुजाओं के माध्यम से पूछा गया था इसमें किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, किस प्रकार का त्रिभुज बनके तैयार होगा। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। जब किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल, जब किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, जब किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, दैट इज ऐसे करके लिख सकते हैं ए कॉमा बी ग्रेटर देन लेस देन सी। सी का मान जो है, सी का मान सबसे बड़ा है। तो जब किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बनना संभव है, त्रिभुज बनना संभव है। ऐसे ही अगर ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान यदि सी के बराबर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ए प्लस बी का मान यदि सी के बराबर है, सी के बराबर है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। और ए प्लस बी का मान सी से छोटा है तब भी इन दोनों कंडीशनों में त्रिभुज की आकृति नहीं बनेगी। आप याद रखेंगे इन्हें कि त्रिभुज की आकृति कब बन सकती है? जब किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बन सकता है। अन्यथा जब 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर है या 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा है तो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आपको बता चुके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जान लेते हैं। नंबर 1 हेडिंग न्यून कोण त्रिभुज। वो है त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो
और न्यून कोण की परिभाषा हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वह त्रिभुज जिसका मान 0 से बड़ा 90 से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। कोण के बारे में बताया आपको, तो वही परिभाषा यह है कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात न्यून कोण आप जानते हैं संभव भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब 180 में इस तरीके जैसे एक 50 होगा, एक 60 होगा, एक 70 होगा, तो योगफल भी हो गया 180 और प्रत्येक कोण कैसा है न्यून कोण है। तो जब प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद अगली हेडिंग है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये कक्षा 6-7 यानी जूनियर लेवल से ही आपने पढ़ा होगा। जब समकोण त्रिभुज होता है तो क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसका ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। और कर्ण और शेष बचे क्या लंब और आधार। लंब और आधार यदि डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणित आधार। लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा, तो 1/2 लंब गुणित आधार जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तब। आगे दिया गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो। जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये कोण दिया गया 120, तो अब ये कुछ भी हो तो ये कैसा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इन्हें भुजाओं के आधार पर भी आप पहचान लीजिए। कैसे पहचान लीजिए कि जैसे ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, जिसमें ए बी सी किसी एक को कर्ण कह दिया कि जैसे हमने कर्ण इसमें किसे कहा है सी को कहा है, सी को कर्ण कहा है। तो इसी प्रकार का सी के हिसाब से यदि चित्र बना लें इसका, जिसकी सी भुजा कैसी हो बड़ी हो, ए बी और सी, सी के सामने की भुजा सी ए और बी के सामने की भुजा बी। ऐसे ही यहां भी इसके नाम वही कर दिए ए बी सी। ऐसे ही यहां भी इसके नाम वही कर दिए ए बी और सी। ठीक है, तो सभी में आप देख रहे हैं सी किसका काम कर रहा है, सी काम कर रहा है कर्ण का। सी सबसे बड़ी भुजा है। जब सबसे बड़ी भुजा है तो यहां 3 कैटेगरी जो बनती हैं वो किस भुजाओं के आधार पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि जब इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया था कोणों के आधार पर किया गया था, भुजाओं के आधार पर किया गया। मतलब जब भुजाओं के आधार पर किया गया तो कोणों में क्या संबंध होता है, और जब कोणों के आधार पर किया गया तो भुजाओं में क्या संबंध होता है, ये जानेंगे। पिछले में आप भुजाओं के आधार पर उनके प्रकार पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन कोणों के बारे में आपको जानकारी मिली थी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई एक कोण दिया जाता है, 2 पूछे जाते हैं। सम्मुख भुजाओं के जो सामने की भुजाएं हैं उनके सामने के कोण यदि सम्मुख भुजाएं समान है तो सामने के कोण भी समान होते हैं। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज में कोई 2 कोण दिए जाते हैं, तीसरे कोण का मान निकाला जाता है। तो वहां जो प्रकार थे, प्रकार तो भुजाओं के आधार पर थे लेकिन आप कोणों के आधार पर उसे सॉल्व करते रहे। ठीक है, यहां आइए, यहां पर क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं और भुजाओं के आधार पर उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से पहचानेंगे उन्हें
भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहचानने के लिए देखिए, सी को आपने कर्ण कहा, सी को कर्ण कहा, तो इनकी तीन कंडीशनें बनके तैयार हो रही हैं। कौन कौन सी? ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान, ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान, इसके मान से सी वर्ग का मान छोटा है, सी वर्ग का मान छोटा है। अगर सी वर्ग का मान छोटा है तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। सी वर्ग पर, सी पर डिपेंड रहिए हमेशा, सी पर डिपेंड रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में ए वर्ग धन बी वर्ग का मान सी वर्ग के बराबर है। अगर बराबर है तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। और थर्ड पार्ट, ए वर्ग प्लस बी वर्ग का मान, इनके मान से सी वर्ग का मान अधिक है। जब सी वर्ग का मान अधिक है तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। जो कर्ण है, कर्ण पर डिपेंड रहते हैं। यदि सी वर्ग का मान शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से कम है, अगर कम है तो कम के लिए क्या न्यून शब्द आता है? कम के लिए जब कम है सी वर्ग का मान तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, जब समान है तो समकोण होगा, जब अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। उसी भाषा में आप याद कर लीजिए ठीक से कि यदि ए वर्ग धन बी वर्ग का मान, मतलब त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, जो भी कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जो शेष दो छोटी भुजाएं हैं उन दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, जो भी योगफल दिया है, यदि सी वर्ग का मान इनसे कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, इनके समान है तो समकोण त्रिभुज, और इनसे अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। भुजाओं के बारे में कंप्लीट हो गया होगा। एक इस प्रकार भी प्रश्न रिपीट हुआ था टीजीटी की परीक्षा में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से छोटी छोटी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप जो जूनियर का जो असिस्टेंट टीचर का जो टेस्ट होगा उसमें निश्चित रूप से इसी प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं से आपको कंफ्यूज करते हैं। तो जो उसका जूनियर का सिलेबस है, हालांकि वो एंटीग्रेड का है और उस एंटीग्रेड लेवल का है, तो निश्चित रूप से टीजीटी लेवल का तो पेपर आएगा ही उसमें। तो टीजीटी के बेस से आपको तैयारी करनी चाहिए, ये नहीं कि जूनियर का टेस्ट हो रहा है तो जूनियर लेवल से आएगा। अरे जूनियर के बच्चों को तो आपको पढ़ाना है, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए सीनियर लेवल की। ठीक है, तो इस प्रकार न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इनमें भी हम आपको इन तीन प्रमेय की जानकारी देंगे। किस प्रकार? जब न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? और अधिक कोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसके बराबर होता है? यदि सम्मुख भुजा पर इससे लंब डाल दिया जाए तो ये तो अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों के वर्गों के योगफल प्लस और कोई भाग जुड़ेगा। ऐसे ही जब न्यून कोण त्रिभुज होगा तो इसमें कर्ण का वर्ग शेष दो वर्गों के योगफल और कुछ घटेगा, और जब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। मतलब जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। न्यून कोण त्रिभुज है तो उसमें से कम होगा, अधिक कोण त्रिभुज है तो उसमें जुड़ेगा, समकोण त्रिभुज है तो समान ही रहेगा। ये तीन परिभाषाएं आपको अच्छे से यदि आएंगी तो उनकी जो प्रमेय के आधार पर कभी कभी मान निकालने के लिए भी आ जाते हैं। इस प्रकार के चित्र दे दिए जाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बना दिया जाता है या न्यून कोण त्रिभुज बना दिया जाता है, उसकी कुछ भुजाओं के मान दे दिए जाते हैं, शेष बची हुई भुजा का मान आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से न्यून कोण प्रमेय, समकोण प्रमेय तो सभी जानते हैं, समकोण प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन जो न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय है इसकी डिटेल में हर किसी को जानकारी नहीं होती, और निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन में कुछ प्रश्न जो आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिलेगी कि न्यून कोण त्रिभुज
और समकोण त्रिभुज से संबंधित न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय। समकोण प्रमेय तो पहले से जानते हैं, अब न्यून कोण प्रमेय क्या होती है और अधिक कोण प्रमेय क्या होती है, ये देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।